बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी मंडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं यूके लॉ विद रियाज गुल, और इसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और इसमें शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बस अपडेट करता चलूँ। जो काफ़ी सारे व्यूवर्स, कॉलर्स, जो हमारे क्लाइंट कुछ दिनों से कॉलिंग कर रहे थे, पूछ रहे थे लास्ट मंथ से कि कोई नई स्कीम आ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं शेयर करता चलूँ, और भी कुछ हैं चीज़ें, लेकिन आज के दिन जो हम शेयर करेंगे, अभी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत, जिसको वीज़े का नाम दिया, इनोवेटर वीज़े का नाम दिया है। ये एक सब कैटेगरी है बिज़नेस वीज़ा की। ये बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जो बिज़नेस वीज़ा है टू कम इन द यूके फॉर द इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर उनकी सब कैटेगरी है इनोवेटर वीज़ा। और इस वीज़े में पहले ये था कि जो 2 लाख पाउंड अप्लाई शो करना पड़ता था फॉर द एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए। अब फ्रॉम टुडे, जो कि बल्कि स्टार्ट 30th को हुआ है, इससे अब नया एंटरप्रेन्योर की फ्रेश एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो गई हैं। अगर किसी ने अप्लाई करना था 2 लाख वाला, तो वो पॉलिसी अब एनी मोर वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे टियर 1 एंटरप्रेन्योर पे हैं, वो अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। वो अपना जो इंटर हो चुके हैं, जिनको वीज़ा मिल गया, उनके अलावा जो अब नई एप्लीकेशन, जो फ्रेश एप्लीकेशन होगी फ्रॉम द फॉरेन अब्रॉड से, उट्स कॉल्ड इज इनोवेटर वीज़ा। उस वीज़े के अंदर जो 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं मैं बता देता हूँ, और इसके साथ साथ जब कॉल आते हैं फिर आप उसको तफसील से जाएंगे। पहली तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट या आपके पास कैश जो है वो होना चाहिए। अगेन इसके लिए दोनों ऑप्शन आपके पास है, थर्ड पार्टी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑप्शन वो होगी कि आपके पास इंडिविजुअल हो, आपके अपने अकाउंट में हो, और ये कम से कम 90 डेज़ का बैलेंस हो। जो कि रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास हैं तो यू कैन अप्लाई, बट आई ऑलवेज जस्ट प्रेफर टू माई क्लाइंट कि ये 90 डेज़ का बैलेंस हो 50,000 पाउंड का, तो 1 पॉइंट आपका पूरा हुआ। इसके साथ साथ आपके पास टीम वाली ऑप्शन होगी, 2 बंदे मिलके कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट है वो 50 से लाख हो जाएगी, इसलिए टीम वाला कोई मेरे ख्याल में जो आइडिया होगा वो अच्छा नहीं होगा। सेकंड ये है कि आपके पास मेंटेनेंस होने चाहिए, वही 945 पाउंड और प्लस बाकी जो चीज़ें हैं वो मेंटेनेंस वाला सिस्टम होगा, वो भी 90 डेज़ का इशू होगा। अब थर्ड इसमें क्या आएगा, जो सबसे बेसिक जो उन्होंने इस पर कंडीशन रखी है कि जो लोग इस वीज़े पे वीज़ा अप्लाई करने लगेंगे, उन्होंने एप्लीकेशन के साथ बिजनेस प्लान साथ सबमिट करना है, और वो जो बिजनेस प्लान होगा वो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उन्होंने अपनी होम ऑफिस की वेबसाइट के अंदर, कोई मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये 13-14 जो लिस्ट है, उस लिस्ट के जो बॉडीज़ हैं उनमें से वन ऑफ दम में से ये जो आपका बिजनेस प्लान वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर उन्होंने आपका बिजनेस प्लान अप्रूव कर लिया तो देन इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें, नंबर आपके पास 50,000 पाउंड हो, मेंटेनेंस हो, और जो थर्ड थिंग है वो ये है कि उसके अंदर आपके पास इंग्लिश पहले B1 था, अब B2 हो गया, जो कि 5.5 फ्रॉम द ईच कंपोनेंट होंगे। तो अगर आपका डिग्री आपने की है फॉरेन से और वो मास्टर किया है एंड टॉट ऑफ मेथड वाज इंग्लिश, देन इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। तो अगर टिक बॉक्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में आपके पास 50,000 पाउंड है, आपके पास मेंटेनेंस है, और आपके पास इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, तो आपका जो टिक बॉक्स में आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन इन तीनों चीज़ों के ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यू नीड टू बी अटैच द बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय द लिस्ट जो बनाई गई है UKBA की वेबसाइट के ऊपर, उनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। Now the people they want to come in the UK for the investment and for the settlement। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि अगेन ये जो कैटेगरी है ये सेटलमेंट रूट को लीड करती है। तो जो लोग यहाँ पे 3 साल प्लस 2 साल 5 साल यहाँ गुजारेंगे वो क्वालिफाइड करेंगे, वो 5 साल के बाद इंडेफिनिट कर लें। इसी तरीके से जो उनके बच्चे और फैमिली डिपेंडेंट, ऑफ कोर्स दे कैन अप्लाई एज वेल, एंड उनके जो अंडर 18 चिल्ड्रंस और जो वाइफ एंड बच्चे आ सकते हैं। UK का लॉ ये कहता है
कि डिपेंडेंट मीन्स वाइफ एंड अंडर 18 चिल्ड्रंस। अनफॉर्चुनेटली वो मॉम एंड डैड को या बाकी फैमिली मेम्बर्स को डिपेंडेंट में नहीं डालते, वो फिर इमीडिएट फैमिली में चले जाते हैं, तो वो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है आज के दिन के लिए। अब इस तरफ ये बात करेंगे कि जो इनोवेटर वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 50,000, उसके बाद आपके पास मेंटेनेंस हो और आपने इंग्लिश B2 किया हो तो यू कैन मेक द एप्लीकेशन। लेकिन इसमें जो थीम है वो बिजनेस प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय द लिस्ट ऑफ द जो बॉडीज़ हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आगे इसके लिए बातें करते चलेंगे। तो लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे भाईजान, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे दो छोटे सवाल हैं। प्लीज़। पहला ये है कि 7 ईयर बेस पॉलिसी पर मुझे और मेरी फैमिली को 10 ईयर रूट पर हमें 2.5 साल की लीव मिली है। राइट। तो मेरी एक्सटेंशन आ गई है नेक्स्ट मंथ पे। राइट। तो अब मुझे पहले तो 9 मंथ, पिछले साल से 9 मंथ मैं जो ना उस पर था सेल्फ एम्प्लॉयड पर, लेकिन अब पिछले 3 मंथ से मैं जो ना मैंने जॉब शुरू कर दी है, तो मैं अब काम कर रहा हूँ। मेरे पास अब 3 मंथ की सवाल सैलरी क्या स्लिप है। आपका? तो मुझे ये बताएं कि मैं इन 3 मंथ की सैलरी स्लिप पर ही एक्सटेंशन करवाऊं या मुझे उनको पिछला पूरे साल का रिकॉर्ड शो करना पड़ेगा कि मैं सेकंड पिछले क्वेश्चन साल क्या आपका? क्या करता रहा। एक ये क्वेश्चन ओके, हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या मेरे भाई नंबर आपका? 2, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका सर? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसी जिस बच्चे की बेस पर हमें ये मिले थी, लीव मिली थी, वो बच्चा ब्रिटिश सिटीजन हो गया है। ठीक। तो क्या हम ये 10 ईयर का रूट कट करके स्विच करके हम आ सकते हैं 5 ईयर पर? आपकी तो कॉल इस का पर क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो पहला क्वेश्चन था कि आपकी इनकम, देखें जो 10 इयर्स रूट फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे जो एप्लीकेशन मिलती है, इसमें किसी किस्म का इनकम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1000 कमा रहे हैं, 2000 पाउंड कमा रहे हैं, एज़ फार एज़ जो पे कंडीशन लगाई गई थी कि आप किसी किस्म के स्टेट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, आपने वो क्लेम नहीं किए। आप एम्प्लॉय थे, सेल्फ एम्प्लॉय थे, उसके तमाम अगर लेटर लगा दें फेयर इनफ, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे 2.5 साल के लगाने पड़ेंगे, 6 महीने 3 महीने का नहीं। आपने ये करना साबित कि आप हमेशा 3 साल से यहाँ पर रह रहे, जो एक रैंडम लेटर लगा दें, 3 महीने की पे स्लिप लगा दें, और उससे पहले जो आपने सेल्फ एम्प्लॉय काम किया वो एम्प्लॉय का जो आपका अकाउंटेंट है और उसका लेटर लगा देंगे तो वो अनफ है आपके लिए। इसमें कितना टैक्स पे किया, कितना नहीं किया, ये इतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर वो अपने अकाउंट सबमिट करके उसकी एक रिपोर्ट बना के दे दें तो उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, इस दैट इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। मैटर ये है कि आपने किसी किस्म के बेनिफिट नहीं लिए, 2.5 साल यहाँ पे गुजार लिए, बेटा ब्रिटिश हो गया एंड स्टिल यू वांट टू कैरी ऑन द सेम कैटेगरी। जो सेकंड क्वेश्चन था कि बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है, आप उसको एक्सेलरेट रूट पे डाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उन सूरतों में होता है, वो शायद इस कैटेगरी में सूटेबल नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फैमिली मेम्बर इज़ अ ब्रिटिश नेशनल हो तो अगर पार्टनर को 10 साल रूट में डाला जाए तो उसके लिए अच्छा रूट होता है। लेकिन क्योंकि आपके फिर बच्चा काम नहीं करता, अगर 5 साल पे डाला जाएगा तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाएंगी तो वो पूरी नहीं होंगी, तो मेरे ख्याल वो आपके लिए आइडियल नहीं है। आपने 2.5 साल पहले भी गुजार लिए और अगर आप अभी भी 5 साल पे जाओगे तो आपको फर्दर 5 साल गुजारने पड़ेंगे, तो सिर्फ 2.5 साल को कट करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम जी। सर जी, मुझको यहाँ आए को 20 ईयर का मेरा केस भी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक 2 साल हो गया, उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और लाइसेंस भी मेरा रिवोक कर दिया। जब वीज़ा अप्लाई किया था 20 साल हुए थे कि पहले अप्लाई कर दिया था आपने? तकरीबन होगा थे, 1 साल रहता था। ओके, अब आपके पास राइट है कि आप उनको कॉल करें, ईमेल करें, लेटर लिखें, लोकल एमपी के पास चले जाएं कि मेरा 2 साल से केस पेंडिंग है, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब ये होम ऑफिस के पास राइट ये है कि वो वेदर तो आपको डिसाइड कर देंगे कि आप जिस दिन वो डिसीजन लेंगे तो बोल देंगे 20 साल हो गए तो आपको हम ग्रांट करते हैं, लेकिन वो आपके केस को गॉड फॉरबिड कि ये पॉसिबल है या देयर इज ऑप्शन, कुड बी द 1% ऑप्शन आई थिंक एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो इस बात पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि जब आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपके 20 साल नहीं हुए थे, अब आपके 20 साल पूरे हुए दोबारा अप्लाई करो। तो मेरे ख्याल में पैसे वेस्ट ना करें, अभी
सिर्फ चेज अप करें बाय द सोलिसिटर, बाय योर MP। उन्हें कहें कि हमने केस डाला हुआ 2.5 साल हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो बताएं क्या अपडेट जा रही है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आपका केस 2 साल से पड़ा और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा और अभी आके वो करें, चेक करें। माइट पॉसिबल करो कि लेटर भेजा हो आपको ना मिला हो, कोई आपको करस्पॉन्डेंस दी हो भी आपके सोलिसिटर को उनको ना मिली हो। तो इसलिए ये बेस्ट होगा कि आप अपने लोकल MP के ज़रिए इसको चेज़अप करें। मोस्ट लाइकली MP को वो रिप्लाई कर देते हैं 2 से 3 वीक के अंदर अंदर। तो चेक कर लें, अगर वो कहें कि गॉड फॉरबिड के उनका आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है तो फिर आपके पास राइट एक फ्रेश एप्लीकेशन करें, वरना इस सूरत में डोंट वेस्ट द मनी के आप दोबारा फिर स्टार्ट करें, जस्ट चेज़अप कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। Okay, don't worry, go ahead either way. Okay, you are live, you can ask a question. What do you want to ask? Hello जी फरमाइए। जी पंजाबी समझेंगे? हाँ जी बोले, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, carry on whatever the language you feel comfortable. जी मैं पाकिस्तान तो आई सा, मुझे 10 साल हो गया नहीं थे। हाँ जी। मैं एजेंट ने जरिए थे आई सा। राइट। मेरा केस फिर से साले में लगा सी। राइट। काफी दफा आया, एक दफा रिफ्यूज हो गया, फिर मैं इतनी शादी की हुई है, फिर डायरेक्ट वीजा अप्लाई किया, वो भी ना मेरे को 2500 फीस चाहिए, वो भी ना खत्म कर छोड़िया। सवाल किया पढ़ा। मैं बहुत बीमार भी हूँ, मेरे लीवर की ट्यूमर भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन नहीं मनी वजह तुम किए ना, तुम किए स्टे देने हुण मैं क्या करें कि तू अपनी मर्जी नाल वापस चली जा। मैं इतनी बीमार अच्छा थोड़ी शादी हुई है ते थोड़े हस्बैंड दा वीजा की ओदे कोल की है? जी थोड़े हस्बैंड दे कोल की नेशनैलिटी है? मेरी इसकी क्या ना। हाँ जी। आपके हस्बैंड के पास कौन सी नेशनैलिटी है? कोई भी नहीं, मैं पाकिस्तान तो इस तरह ही आई सा, तो इथे सिर्फ साले में अपना अप्लाई कीता सी। नाले किने शादी कर ले, शादी जे ना कीती ओदा स्टेटस की है जी? शादी 7 साल हो गए थे मेरी शादी, ब्रिटिश बंदा के साथ मेरी शादी हुई है। ओके मेरे ख्याल से अगर आपकी शादी ब्रिटिश के साथ हुई है, असाइलम आपने किया है और आपका जो हस्बैंड है उसे निकाह किया है या आपने रजिस्टर किया शादी? जी नहीं, उस निकाह जिस तरह पाकिस्तानी शादी की थी, असाइलम पे रिफ्यूज हो गया, फिर शादी ने बिना पर केस लाया हुआ, लेकिन शादी ने भी उन्होंने रिफ्यूज कर छोड़ा। ओके मेरे ख्याल सॉरी ਇਹਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਔਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, अगर मैनू मिलना चाहते हो मोर दैन वेलकम। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने जो इस्टेब्लिश करना है होम ऑफिस को वो ये है कि मैंने क्योंकि ऑलरेडी असाइलम क्लेम किया था ऑन द ग्राउंड्स के इफ़ आई गो बैक टू माई होम कंट्री तो मेरी लाइफ को ख़तरा होगा और इन दौरान मेरा जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो गया विद ब्रिटिश सिटीज़न। अब मेरी शादी जहाँ पे हो जाएगी और मुझे अंडर द फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ मेरे वीज़ा ग्रांट किया जाए ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये कहना ये फेयर नहीं होगा। अब आपको अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है तो राइट ऑफ अपील तो दिया या नहीं दिया वो चेक कर लें। अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला है तो कोर्ट में जाएं, अगर नहीं मिला तो आपके पास राइट है इसको चलेंगे JR। जुडिशरी रिव्यू में क्या होता है कि ये एक कॉमन कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जिन पे अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो आपको राइट ऑफ अपील मिलता है। लेकिन जब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे अगर आपकी शादी ना हुई हो तो पार्टनर की बेस पे डालें तो आपको राइट अपील नहीं मिलता। अब उस सूरत में क्या आपके पास ऑप्शन बनता है? आपको चाहिए कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें। अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिफ्यूज़ होता है तो देन वी शुड गो फॉर द जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू में जो क्लेम होता है, जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली हम ये नहीं कहते कि आपने हमसे ज़्यादती की है और इसको सिर्फ आप इसको सिर्फ रिकन्सिडर करें, बल्कि उसमें जो आपकी सबमिशन होती है उसमें 3 चीज़ें मांगी जाती हैं। एक तो जो हमने क्लेम किया या एविडेंस दी है उसको प्रॉपरली होम ऑफिस ने कंसिडर नहीं किया। नंबर 2 हमें उनके कंसिडर करते हुए वीज़ा ग्रांट किया जाए और अगर उन्होंने अपने वीज़ा ग्रांट नहीं करना तो कम अज़ कम एटलीस्ट गिव अस द राइट ऑफ अपील कि हम कोर्ट में जाके अपने केस को पुट कर सके। तो ये हमारा JR होता है। तो मेरे ख्याल में आपको बेस्ट होगा कि आप किसी वकील को जाके मिलें, उसे डिस्कस करें
और होपफुली कि आपका अगर राइट अपील नहीं है तो अब जुडिशियल रिव्यू इसको आर्गुएबल हो सकता है, ये केस आर्गुएबल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम को छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। यार मेरा सवाल ये है कि मैं प्राइवेट हायर टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहता हूँ राइट पाकिस्तान से, राइट। तो कितने अरसे के बाद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? और मेरी जो पहली वाइफ है वो तकरीबन डिवोर्स तो नहीं हुई, हम सेपरेट हैं 2003 से, राइट। तो इसकी वजह तो कितनी होनी चाहिए और कितने अरसे के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक। पहली बात तो ये है कि जब तक आप शादी सेकंड करेंगे, पहली वाइफ से आपकी सेपरेशन जो है इज़ नॉट सफिशेंट। आपको क्योंकि यूके में अप्लाई करना है तो आपको उनके साथ डिवोर्स सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। इसके लिए दो जो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, शादी से पहले जो पहला रिलेशनशिप है, सेपरेशन 2 महीने से हैं, 2 साल से हैं या आप 10 साल से हैं, इससे कोई ऑटोमेटिक राइट ऑफ डिवोर्स नहीं हो जाता। जब तक आप कोर्ट में उसकी डिवोर्स अप्लाई नहीं करते, डिग्री एब्सोल्यूट नहीं होती, उसके बाद आप सेकंड मैरिज करते हो और अपनी सेकंड वाइफ को यहाँ स्पॉन्सर कर सकते हो। अब सेकंड सवाल आपका आता है कि इनकम कितनी चाहिए। इनकम आपकी है वो 18,600 पाउंड होनी चाहिए। अगर बच्चा हो तो फिर उसकी बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ वाइफ के लिए 18,600 रिक्वायर्ड है। अगर तो आप एम्प्लॉई हों या सेल्फ एम्प्लॉई हों, मिक्स हो, तो आपको 1 ईयर्स का आपके अकाउंट्स और टैक्स पूरा पे कर दिखाना पड़ता है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉई हों और सेम कंपनी के साथ काम करते हों, सेम सैलरी हो, सेम आपका रोल ऑफ जॉब हो, देन आपको 6 मंथ की एग्जम्पशन है। लेकिन आपके केस में क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, टैक्सी का काम करते हैं, तो आपको अपने पूरे साल के अकाउंट्स और जो रिपोर्ट्स टू द अकाउंट सबमिशन ये साथ अटैच करनी होगी टू मेक द एप्लीकेशन फॉर योर वाइफ। तो मेक श्योर करें डिवोर्स सर्टिफिकेट साथ हो, फिर निकाह हो आपकी नई वाइफ के साथ, और तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। मेरे पास इंडेफिनेट लीव है, तो मैं पूछना ये चाहता था कि अगर मैं अभी सिटीजन के लिए अप्लाई नहीं करता या ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लेता, तो मैं पाकिस्तान इंडेफिनेट पे बंदा कितनी देर पाकिस्तान रह सकता है? लाइक 2 साल, 3 साल? और इसका मुझे प्लीज़ आप डिटेल से जवाब दीजिएगा टीवी पे। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, और जो है कि लास्ट जब अप्लाई करनी है, लास्ट 5 ईयर्स में 450 डेज से अगर ओवर हो जाते हैं, तो उसके बाद ओवर होने के बाद क्या प्रोसीजर है? अगर ओवर हो जाते तो फिर हम कब अप्लाई कर सकते हैं प्लीज? थैंक यू सर। आप अपने नेशनलिटी क्यों अप्लाई नहीं कर रहे इस वक्त अभी? सर जस्ट अभी लाइफ इन द यूके B1 तो मेरा क्लियर है, लाइफ इन द यूके नहीं मेरा क्लियर, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है। और कब आपको मिला था इंडेफिनेट जी? इंडेफिनेट सर मुझे जनवरी 2018 में मिला है, इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा, आंसर करता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा अपने आप को या बाकियों को ट्रबल डालने से बेहतर नहीं है कि आप इमीडिएटली अपना लाइफ इन यूके या जो B1 आपका रहता है वो पास करें, अप्लाई कर लें। जो सेकंड आपका सवाल था, एनीवे कोई बंदा जिसके पास वो इंडेफिनेटली पे यूके के अंदर हो, उसके पास राइट है कि वो 2 साल के अंदर जितना टाइम चाहे बाहर रह सकता है। लेकिन ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप 2 साल ख़त्म होने के आखिरी 10 दिन पहले या महीना पहले आते हो और वो वापस आते हुए स्टॉप कर सकते हैं कि आपके पास इंडेफिनेट था, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन टू लिव इन द यूके, बट आपने 2 साल पूरे वहाँ गुजार लिए, वापस आ गए हो, तो वो कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड नेशनलिटी का वो ये कहता है कि आपने लास्ट 5 साल का प्रूफ देना है, और इस 5 साल में यू शुडंट स्टे मोर देन 450 डेज आउटसाइड द यूके। अगर आपने साल बार गुजार लिया तो फिर इसका मतलब ये हो कि आपको दोबारा जब वापस आओगे उससे 5 साल फिर दोबारा गुजारने पड़ेंगे। तो मैं शायद आपको, अगर आप मुझसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस मांगते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एडवाइस तो ये है कि यस आपके पास इंडेफिनेट है, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, 2 साल के अंदर वापस आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, दे कैन स्टॉप एट एनी स्टेज, कि आपने 2 साल वहाँ गुजार लिए, अब ख़त्म होने का फिर वापस आ गए हो। लेकिन उससे मच बेटर है कि अगर आप इमीडिएटली थोड़ी सी एफर्ट करें, बाकी सर्टिफिकेट पास करें, नेशनलिटी अप्लाई कर दें, फिर जब 6 महीने या साल आएँ फिर कोई मैटर नहीं करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरे दो क्वेश्चन है आपसे। जी फरमाइए सर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2011 में स्टूडेंट वीज़े पे आया था और 2014 में मेरा वीज़ा कर्टेल हो गया था टॉइक इशू पे। राइट। और फिर मैंने उनको रिकंसिडरेशन के लेटर लिखे लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2015 में FLRF भी मैंने अप्लाई किया एज अ ब्रिटिश पार्टनर पे, ठीक है। तो लेकिन वो 2015 में जो अप्लाई किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा दी 2015 जून में। फिर वो जो FLRF भी उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया 2016 में। तो मैंने अपने सॉलिसिटर को बोला कि जे आर ओके, करते हुआ हो, क्या है? कहता कि शॉर्ट नहीं। करें थोड़ा सा, जैसे लंबा हो जाएगा मेरा भाई। सवाल क्या अब आपका? जी, अब आपका सवाल क्या, सवाल ये लेटेस्ट क्या हुआ आपके साथ? सवाल ये है कि अभी मेरा एक बच्चा है, ठीक है। तो मेरे लिए कि पाकिस्तान जाके अप्लाई करूं वो बेहतर है, और अगर यहाँ बेबी की बेस पे मैं अप्लाई करूं वो बेहतर है। आपकी और वाइफ अगर का मैं स्टेटस क्या है मेरा अप्लाई भाई? कर जी, आपकी वाइफ का स्टेटस क्या है? वो ब्रिटिश बॉर्न है। राइट, ओके। आप 2010 में या 11 में आए थे, तब से 2-3 साल आप कैरी ऑन किया, बाद में आप वीज़ा रिवोक हो गया, तब से फाइट कर रहे हैं, वीज़ा नहीं है आपके पास, राइट? जी, यही बात है। ओके, थैंक यू। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, लॉ ये कहता है कि जो लोग ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी करते हुए विद इन अ कंट्री डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके पास दो कंडीशंस होती हैं। नंबर एक कि उनके पास यूके में वैलिड लीव हो, और जो लीव हो वो एक्सटेंडेबल हो। ये दो कंडीशन मैं इसलिए हमेशा सेपरेट करता हूँ। देखिए, जो विजिटर आते हैं वो भी यहाँ शादी कर सकते हैं, उनके पास वीज़ा होता है, लेकिन वो विद इन अ कंट्री यहाँ स्विच नहीं कर सकते, उनको वापस एक वीज़ा लेके आना पड़ता है। लेकिन अब आपकी जो पोजीशन है आपकी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी वर्स है कि आपके पास स्टेटस नहीं है, और उसके बाद आपकी वो जो लीव है वो जो स्विचिंग नहीं है। बट जो होम ऑफिस जब कंसिडर करता है आपकी एप्लीकेशन को, वो हमेशा बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्राइमरी कंसिडर करते हुए वो हमेशा एप्लीकेशन को अंडर द ह्यूमन राइट्स कंसिडर करते हैं। आपका केस इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कि आपका जहाँ रिलेशनशिप जिसके साथ है वो ब्रिटिश नेशनल है, बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया। अब आपका जो क्लेम है कि अगर मैं वापस जाके इंटीग्रेस लेके आऊँगा उससे मेरी वाइफ या मेरा बच्चा अफेक्ट होंगे, तो मुझे यहाँ पे रहते हुए अंडर द ह्यूमन राइट्स कंसिडर किया जाए और मुझे 10 ईयर्स रूल पर डाल दिया जाए। तो ऑफ कोर्स इसको कहते हैं FLRFP, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ। क्योंकि आपकी वाइफ आपका बच्चा दोनों ब्रिटिश हैं, तो मेरे यकीन के साथ कि होम ऑफिस आपके केस को यहाँ कंसिडर करेगा। यू शुड मेक द एप्लीकेशन विद इन कंट्री, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन गॉड फॉरबिड इफ़ एनीथिंग भी हैपन के रॉन्ग होता है, रिफ्यूज़ होता है, तो आपके पास जाके इंटीग्रेशन जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा फिर भी अप्लाई किया जा सकता है। बट मुझे इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी पॉजिटिव होगी। आप विद इन कंट्री एप्लीकेशन करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मेरा नाम अहमद है और मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। राइट जी, मैं क्विक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 2012 में शादी की थी राइट यूरोपियन लड़की से, तो वो सेपरेशन हो गई थी 2015। राइट तो अगेन मैं दूसरी शादी के लिए गया, तो उन्होंने मेरा वीज़ा कटन कर लिया और मुझे राइट नहीं दिया शादी का। राइट। तो कहते हैं जी कि आप वापस डिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, अटेंडेंस पे लगा दिया। ओके, सवाल पूछें क्या है मेरा भाई, पूरी स्टोरी छोड़ें। क्या सवाल सवाल मेरा क्या ये है कि अब मेरा बच्चा हो गया है, तो मेरा 3 साल मैं इसकी लड़की के साथ रह रहा हूँ, वो यूरोपियन पार्टनर है मेरी, और एक बच्चा हो गया। राइट। तो अब मैं कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करूँ और किस बेस पे अप्लाई करूँ, तो बता सकते हैं? राइट, पहले जो कॉलर्स थे आपसे बिल्कुल सिमिलर उनका क्वेश्चन था, आंसर दिया गया, लेकिन चलो मैं आपको रिपीट करता हूँ, शायद आप फ़ोन पे हों, वेट कर रहे हैं। देखिए, आप जो लोग यहाँ पे रहते हुए रिलेशनशिप बनता है, शादी होती है विद द ब्रिटिश नेशनल, द यूरोपियन नेशनल, और वो यहाँ पे इलीगल हों, तो उनका स्विच करना मुश्किल होता है अनलेस कि उनके को बचा हो। अब आपके केस में आपकी जो वाइफ है वो यूरोपियन नेशनल है एंड लिविंग इन द यूके, एक्सरसाइज इन द यूके, तो आपके बच्चा पैदा होने के बाद आपके पास राइट है कि यू कैन मेक द एप्लीकेशन विद इन अ कंट्री। इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि आपकी शादी होनी चाहिए रजिस्टर विद रजिस्ट्रार,
लेकिन अगर आपकी शादी ना हो तो उसकी सेकंड अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होती है कि कम से कम आप 2 साल से इकट्ठे रहते हों, तो फिर आप एग्जेम्प्ट हैं शादी से, आप एज ए पार्टनर रूट पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि जो आपकी यूरोपियन नेशनल पार्टनर है वो यहाँ पे रहते हुए अपने ट्रीटी राइट को यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हो। और थर्ड ये आता है कि अगर बच्चा है तो बच्चे के आप बायोलॉजिकल फादर हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है, और आपके यहाँ से जाने से आपकी वाइफ और आपके बच्चे की जो लाइफ है वो इफेक्ट हो सकती है, या आपका इंटीग्रेंस लेके आना अप्लाई करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ऑन द बेस ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, तो होम ऑफिस यहाँ पे उसको कंसिडर करता है। अब जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको यू शुड, बल्कि यू मस्ट मेक द एप्लीकेशन विद इन अ कंट्री, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और इसको होम ऑफिस को शुड कंसिडर विद इन अ कंट्री एप्लीकेशन, और आपको 5 साल का यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा, और उसके बाद आप इंटाइटल हैं कि आप वहाँ पे PR के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर लें, क्योंकि आपका जो बच्चा है, बच्चे के जो राइट्स हैं उनको प्राइमरी कंसिडर करते हुए हमेशा केस का डिसीजन लेता है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इनकरेज यू कि इफ़ यू मेक द एप्लीकेशन विद इन कंट्री देयर इज अ गुड चांस विल बी सक्सेसफुल। थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए भैया, आप लाइव हैं, आवाज़ आपकी आ रही है। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप लाइव हैं, सवाल पूछें। जी मेरा सवाल यह है कि मैंने अपने दोस्त को पाकिस्तान से विजिट पे बुलवाना है, राइट। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? विजिट के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती हैं वो 3 स्टेप्स एप्लीकेशन है। फर्स्ट जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मीन पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट, और सेकंड उसकी जो काम करता है उसके प्रूफ होना चाहिए। अगर काम नहीं करता या नहीं करती तो फिर उसका जो वहाँ पे इकोनॉमिकल, सोशल एंड फैमिली टाइज हैं होम उस कंट्री में, वो साथ अटैच होने चाहिए। दिस इज़ अ वन पार्ट ऑफ फ्रॉम द एप्लीकेंट। सेकंड आता है स्पॉन्सर, कि जो स्पॉन्सर है उसके पास सफिशेंट फंड्स हैं टू मेंटेन अकोमोडेट द विजिटर, और उसके आने का जो मकसद है नंबर थर्ड के वो इंटायरली जस्ट टू कम इन द विजिट टू द UK एंड हैव इंटेंशन टू लीव द कंट्री। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपका जो क्वेश्चन चलता है। इसलिए चाहिए कि जो स्पॉन्सर हो और एप्लीकेंट हो, दोनों अपने घरों के डॉक्यूमेंट्स, अपने जॉब के लेटर्स, अपने बैंक स्टेटमेंट ये साथ अटैच करें। और अगर जो एप्लीकेंट है वो किसी खास शादी को अटेंड करने के लिए आ रहा है, किसी वेडिंग को अटेंड करने आ रहा है, किसी कोई बर्थडे को करने का आ रहा है, तो उसके प्रूफ हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसी तरीके से जो एप्लीकेंट है उसको अपनी फैमिली, उसके कोई वहाँ पे जॉब्स हैं, और कोई जो भी सोशल और इकोनॉमिकली या फैमिली टाइज हैं उसका साथ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देना चाहिए, ताकि जब इमिग्रेशन ऑफिस उस केस को देखे तो उसको ये श्योर हो जाए कि जो एप्लीकेंट है ये UK में सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए जा रहा है, और इसके सिर्फ जो इसने क्लेम किया है उतने दिनों के लिए जा रहा है, और ही हैव फुल इंटेंशन टू कम बैक इन द पाकिस्तान या जो भी कंट्री से अप्लाई कर रहा है विद इन ऑथराइज टाइम। तो ये 3 चीज़ों से अगर इमिग्रेशन ऑफिस से सेटिस्फाइड होता है तो बिल्कुल उसको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज डिटेल से बता दीजिएगा। जी फरमाइए। जी फरमाइए मेरे भाई। 2011 में स्टूडेंट वीज़ा आया था, 13 में शादी की, 18 तक 5 ईयर्स की बेस पे स्पाउस वीज़ा लग गया। राइट। उसके बाद इंडेफिनिट भी मिल गया, लेकिन अब यह हुआ कि इसके बाद जो उनसे ना मेरी जो उनसी वाइफ के साथ सेपरेशन हो गई है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, या मुझे साल इंडेफिनिट के बाद साल मुझे वेट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे वाइफ से सेपरेशन होती है तो फिर उसके बाद इंडेफिनिट के बाद जो 12 महीने हैं वो मस्ट हैं। अगर आपके साथ रिलेशनशिप हो और जो आपका पार्टनर है वो ब्रिटिश सिटीज़न हो तो इंडेफिनिट मिलने के फ़ौरन बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए तो फिर कम से कम आपको 1 ईयर वेट करना पड़ता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। नाज़रीन टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी सर। मुझे 2014 अक्टूबर में इंडिफिनाइट स्टे टू रिमेन हुआ था। राइट राइट। अभी जो मुझे बायोमेट्रिक कार्ड मिली है उसमें 2024 अक्टूबर को एक्सपायरी है, तो उसका मतलब क्या होता है? मुझे वापस 2024 के बाद में चले जाना पड़ेगा? नहीं, 24 ये जो इंडेफिनिट होता है ये 10 साल का मिलता है या 5 साल का शुरू हो गया है। अब आपके पास राइट है कि अगर आप चाहें तो आप अपने नेशनलिटी अप्लाई कर लें, ब्रिटिश नेशनलिटी। अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन नहीं करते तो आप इंडेफिनिटी पे रह सकते हैं। लेकिन जब आपका इंडेफिनिट एक्सपायर होने लगेगा दोबारा आप उसकी इंडेफिनिट की एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इससे वापस जाने का मतलब नहीं है। आप यहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हैं, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, नोबडी कैन आस्क यू टू लीव द कंट्री। लेकिन अब आपने इसको अगले फेज़ पे जाना है नेशनलिटी के लिए। तो मेरे ख्याल में आपको एडवाइस है कि आपको आपने बोला कि शायद 2017 में मिला था या 14 में, तो आप क्वालिफाइड करते थे कि आप इमीडिएटली अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर आप लाइफ यूके या B1 पास कर लिया, आप अपना अप्लाई करें। अगर आपके 65 से अबव वेज है, आप एग्जेम्प्ट हैं, तो इन सूरतों में चेक कर लें कहाँ आप फॉल करते हैं, तो आपको अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। रिया साहब, मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं प्लीज़ जी। सर जी, मैं 2011 में आया था स्टूडेंट वीज़े पे। राइट। तो 2012 में मैंने शादी कर ली यूरोपियन नेशनल से। तो मीन टाइम उससे पहले मैंने एक्सटेंशन स्टूडेंट वीज़े के लिए भेजा, तो वो भी होगी और मेरी शादी भी होगी। जब वो आया तो मैंने शादी के लिए भेज दिया वीज़े के लिए, वो लग के आ गया। अब मैंने 2018 में PR ले लिया है। तो इसमें मसला सिर्फ ये आ रहा है कि मैंने उस वक्त टॉय किया था। अब मैं जब नेशनलिटी अप्लाई करूंगा, क्या वो मुझे अफेक्ट कर सकता है? ओके मुझे नहीं, टोइक वाला इशू अब नहीं है। अगर आपने क्योंकि एग्ज़ाम दिया था, आपने इंडेफिनिट ले लिया है। टोइक का एक इशू आया था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खुद कोई अनफॉर्चुनेटली पास नहीं किया था, लेकिन क्योंकि अब आप लोगों ने खुद पास किए हुए हैं एग्ज़ाम्स, तो मेरे ख्याल में नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अब आप क्योंकि यहाँ बैठे इंडेफिनिट आपको मिल गया लास्ट ईयर, और स्पेशल क्योंकि आपका यहाँ पे जो स्पाउस है वो ब्रिटिश है, तो टोइक अब आपके पास इफेक्ट नहीं होगा। आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें। टोइक उन लोगों को इफेक्ट कर रहा था जिन लोगों ने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया था, या वो स्टेब्लिश हो गए, वो साबित ना कर सके और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, चले गए, या वीज़े से आउट ऑफ वीज़ा हो गए। लेकिन क्योंकि आपको स्पाउस वीज़ा मिल गया था, 5 साल पूरे किए, इंडेफिनिट हो गया, तो आई थिंक सो देयर इज़ नो चांस कि वो आप पे कोई इशू नहीं आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो सर जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा नाम बुट्टा है सर, मैं हैरो से बोल रहा हूँ सर। मेरी वाइफ को यहाँ 7 ईयर हो गए सर। राइट। तो लास्ट ईयर उसका यूरोपियन पासपोर्ट है, वो गोवा से है। तो सर मुझे भी यहाँ पे 11 साल हो गए, तो हमारे रिलेशनशिप को 4 ईयर हो गए। तो हमने जनवरी में कोर्ट मैरिज की, तो हमने वीजा अप्लाई किया, रेजिडेंसी कार्ड। तो मेरी वाइफ का एक कार्ड आ गया जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना था। तो बाई मिस्टेक जब ये पहले आई थी 2012 में, तो जिसने स्पॉन्सर डाली थी उसने इसका फ्रेंड, पता नहीं बॉयफ्रेंड था, तो उसका नाम हस्बैंड वाले 26 फॉर्म में लिख दिया था। तो उन्होंने उस वजह से मेरे कार्ड जो रिजेक्ट कर दिया। तो सर जो मेरा सोलिसिटर है वो बोल रहा है अभी अपील करते हैं सर, कोई चांस है? हाँ बिल्कुल, अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, राइट अपील है, आपको अपील में जाएं और जाके बता दें कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो पुरानी एप्लीकेशन थी उसकी वो उसका हस्बैंड नहीं था, वो उसका स्पॉन्सर था, लेकिन हस्बैंड मैं हूँ। और इसका अगर प्रूफ देते हो तो बिल्कुल वो कंसिडर करेंगे। आप कोर्ट में जाके एविडेंस दें, वाइफ को बोलो कोर्ट में जाए, वो दोनों बंदे एविडेंस देंगे, और जो बैरिस्टर होगा आपका वो अपनी जो अपने स्केलेटन आर्गुमेंट सबमिशन देगा, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आपको अगर अपील मिला है, यू शुड गो फॉर द अपील, वहाँ उसको एक्सप्लेन कर दें तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। रिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मैंने लास्ट ईयर मेरी डॉटर 7+ हुई तो मैंने फाइल रखा था, सबमिट किया था। तो अभी 1 बरस होने को आया है, तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। बस उनको फ़ोन करें, ईमेल करें, अगर अप्लाई नहीं करते लोकल MP को बोलने के लेटर लिखे,
अगर उसके बावजूद नहीं करते तो आपके पास राइट है उनको जुडिशरी में ले जाए, कोर्ट में ले जाए। मैं 2 बार एमपी के पास गया हूँ। प्रीमियर भी हमने मांगा था नवंबर में, तो भी उन्होंने नहीं दिया। प्रोटोकॉल में गए तो भी उन्होंने नहीं कुछ किया। और तो सवाल क्या आपका? एमपी भी, हाँ एमपी भी ये बोलता है कि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। 2 बार तो आपका हमने बस बिल्कुल ठीक है, आपने साल हो गया, साल में अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कोई आपको? नहीं, अगर वो आपके केस को कंसिडर नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे और एमपी के वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इसको जुडिशरी में ले जाएं, बिल्कुल जाएं, कोर्ट में जाएं, जाके बताएं कि ये साल हो गया, ऊपर साल से ओवर टाइम हो गया, हमने इनको चेज अप किया तभी आंसर नहीं आ रहा, एमपी को रिक्वेस्ट की, उसने लेटर भेजा तभी रिप्लाई नहीं आ रहा। तो नॉर्मल जो टाइम है इनका कंसिडर करने की एप्लीकेशन वो 6 मंथ है, लेकिन अगर इनको कंसिडर कर रहे हैं या एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कम से कम दे शुड आंसर कि पेंडिंग है, कम्प्लेक्स है, क्या इशू है। लेकिन दे आर इग्नोरिंग अस, तो बिल्कुल आप उनको जुडिशरी में लेके जा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो हेलो, कंट्रोल प्लीज देखें, नेक्स्ट कॉल लें प्लीज। हेलो जी जी, थैंक यू सो मच सर। आप टीवी बंद करें, फोन पे बात करें मेरे भाई प्लीज, वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी आपकी। जी जी, मैंने बंद कर दिया। जी फरमाइए। हेलो जी जी, मैंने बंद कर दिया भाई, टीवी बंद कर। सवाल क्या आपका सर? मेरा सवाल है, मैंने एक्चुअली असाइलम डाला था, असाइलम के बाद मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, तो मुझे उसके बारे में पूछ रहा था कि मुझे कौन से चीजें चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। इसी मंथ में वो 12 अप्रैल को वो 7 साल की हो जाएगी। तो लॉ के मुताबिक जो लोग जहाँ पे रह रहे हों, घुमा दिया होम ऑफिस वालों ने मेरी ना। ओके, तो वो फाइल घुमाई है उन्होंने मेरी 2 बार, इवन कि मेरे पास अपॉलॉजी लेटर भी होम ऑफिस की तरफ से। तो खैर वो असाइलम नहीं हुआ मेरा, अभी तक पेंडिंग है, उसका कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार रिफ्यूज कर दिया उन्होंने, फ्रेश क्लेम में कोई जवाब नहीं। राइट, नो प्रॉब्लम। आप आंसर सुने मेरे भाई। अब ओके, लॉ कहता है कि अगर आप यूके में रह रहे हों फैमिली के साथ और आपका बच्चा पैदा हो यूके के अंदर और 7 साल का हो जाए, तो वो 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के तहत आप अपने यहाँ पे FLR-FP फैमिली एंड पर्सनल लाइफ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चों के साथ फ़ौरन से यहाँ पे आते हैं और आप 7 साल गुजार रहे हैं और बच्चों की 18 साल से कम हो, तो तब भी आप सेम कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। अब आपने बोला बच्ची जहाँ पैदा हुई 7 साल की हो रही या हो गई है, तो जब होती हैं तो फ़ौरन बाद आपके पास राइट है कि आप एप्लीकेशन करें होम ऑफिस को कि मेरे केस को कंसिडर किया जाए अंडर द 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी। अब उसके लिए जो साबित करना वो ये है कि 7 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, वापस जाके आप सेटल नहीं हो सकते। आपने और आपके बच्चों ने यहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांगली इंटीग्रेट कर लिया थी सोसाइटी के अंदर कि अब वापस जाके उनके लिए सेट होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स जो स्कूल की रिपोर्ट्स हो गई, आपके नाम पे कोई लेटर्स हो गए, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, या कोई भी आपने जैसे कुछ अचीवमेंट की हो वो हो गया, ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कोई चैरिटी का काम किया हो वो लेटर हो गए। तो ये तमाम जो सर्टिफिकेशंस होती हैं या रिकग्निशन होती हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई जो रिकग्निशन है वो बेशक एक सिंपल पेपर पे हो या लेटर पे हो, उसकी वो एक पेपर वेट कैरी नहीं करता, उसकी जो वार्डिंग या इशूइंग बॉडी है वो बड़ी कैरी करती है। अगर आपने किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में, टेंपल में काम किया, किसी चैरिटी के साथ काम किया, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जो वेलफेयर के काम करती हों, तो वो जो सर्टिफिकेट होंगे वो भी आपके काम आएंगे। बच्चे ने स्कूल में हर साल की जो रिपोर्ट्स पास की हैं या उसके कोई वहाँ पे उसने सर्टिफिकेट लिए हैं, वहाँ से कुछ उसने अचीव किया है, वो भी साथ लगेगा। तो बेसिकली आपने यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया और यूके इज़ जो होम कंट्री, इसको तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो साथ लगाएंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको यहाँ पे 2.5 साल की लीव मिल जाएगी जो कि 10 ईयर्स रूट पे होगी और 10 साल पूरे करने के बाद आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फैमिली बेस से मुझे वीज़ा मिला था पहले, राइट, और अभी मेरी 2 साल पहले डिवोर्स की वजह से वीज़ा कैंसिल हो गया। बच्चे की बेस पे
मैंने दोबारा वीजा तो अप्लाई किया और मुझे वीजा भी मिल गया है और बच्चे को मैं कस्टडी के थ्रू उससे मिल भी रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा ये 10 साल के रूट पे डाल दिया। मैं 2010 में आया था, 2012 में मैंने अप्लाई किया था। और कभी इलीगल तो नहीं हुए आप लोग? नहीं। राइट, फिर सवाल क्या आपका जी? क्वेश्चन ये कि कोई ऐसा वे है कि अब उन्होंने दोबारा मुझे 10 ईयर के रूट पे डाल दिया बच्ची की, उस पे कोई ऐसा वे है कि जिसपे मैं ये रूट थोड़ा छोटा हो जाए? मेरी बच्ची 7 साल की है। देखिए, जो बच्चों वाला मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर 10 साल का रूट किसी को मिल जाए और 10 साल से 5 साल में जाने के लिए जिसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड रूट या जो 5 साल का रूट है, वो शायद बच्चों वाले कैटेगरी में इतना सूटेबल नहीं है। वो उस वक्त, मैं मिसाल देता हूँ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, वो उस वक्त अब सूटेबल करता है कि लेट से अगर कोई एक वन ऑफ द पार्टनर इज़ अ ब्रिटिश नेशनल और सपोज करें कि हस्बैंड के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, मैडम के पास वो उसकी जो से शादी करने जा रही है हो गई है, उसके पास नेशनलिटी नहीं है, वीज़ा नहीं है, किसी वजह से उसका वीज़ा रन आउट हो गया, वो इलीगल है यहाँ पे, शादी करते हैं, बच्चा होता है, अब उन दोनों को उनको वीज़ा मिल जाता है 10 साल का, 10 साल के रूट वाला, 2.5 साल का, और उसके पास राइट है कि वीज़ा मिलने के फ़ौरन बाद जब उनको वीज़ा मिल जाए, यहाँ पे लीगल हो जाएं, दो कि वो 10 साल का रूट है, तो वो 10 साल से स्विच होके 5 साल में जा सकते हैं, एज़ फार एज़ बाकी तमाम रिकॉर्ड पूरी करते हुए। तो लेकिन उसकी रीज़न क्या होती है कि वो 10 साल का रूट इसलिए मिला था कि उनके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं था यूके के अंदर, और अंडर द ह्यूमन राइट्स बच्चे की वजह से उसको यहाँ 10 साल रूट पर डाल दिया गया कि जब 10 साल का वीज़ा मिल गया तो अब वो लीगल हो गई हैं यहाँ पे, और अब अगर तमाम बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो वो 10 साल वाले रूट को कट करके 5 साल पे जा सकते हैं। लेकिन बच्चे वाले केस में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली जो पैरामीटर्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 साल का वीज़ा मिल गया, आप कहते मुझे 5 साल पे डालो, तो आपको मेंटेनेंस बाकी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, सोर्स ऑफ इनकम करना पड़ेगा, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, उसमें शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए फिर मैं बहुत कम लोगों को कहता हूँ कि बच्चे की बेस पे शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स मैं स्टॉप नहीं करता, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ की बेस पे वो 10 साल वाले को कट करके 5 साल पे जाना हमेशा आइडियल है और अप्रोचेबल है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरे 2 बेटे हैं प्लीज। इनके पास रेजिडेंस कार्ड है, ये यूरोपियन फैमिली बेस पर है। राइट। तो जी इनकी मंगनी की है हमने दोनों की पाकिस्तान से। अब हम लड़कियों को वहाँ यहाँ बुलाना चाहते हैं। राइट। तो क्या पूछना ये है कि अगर ये निकाह यहाँ फोन पर कर लें, हम उनका निकाह होना तो जरूरी है, निकाहनामा। इनके पास वीजे कौन से हैं जी? जी पेपर है इनके पास, यूरोपियन जो इंडेफिनिट है इनके पास कार्ड। ओके, इनके पास अपनी यूरोपियन नेशनलिटी नहीं है जी? इनके पास क्या वीजे हैं? यूरोपियन डिपेंडेंट हैं, क्या है? यूरोपियन डिपेंडेंट है ना। आपके डिपेंडेंट है जी? हाँ जी। ठीक, ओके। सवाल जी आपका? सवाल ये है कि हम लड़कियों को बुलाना चाहते हैं यहाँ। ठीक, आपके दोनों सवालों पे केयरफुल होना पड़ेगा। पहला सवाल जो था कि फ़ोन पे निकाह करना, फ़ोन पे निकाह करना इस्लामिक तौर पे तो मैं इस पर शायद कमेंट्स नहीं कर रहा, बट बाय इमिग्रेशन लॉ एज ए यूके मैं बात कर रहा हूँ। फ़ोन के जो निकाह हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है टू मेक द एप्लीकेशन टू कम इन द यूके। अगर आपने वीज़े अप्लाई करने हुए तो बच्चों को वापस जाके वहाँ पे निकाह करना पड़ेगा। सेकंड, बच्चे खुद अभी यूरोपियन के डिपेंडेंट हैं जो कि वो आपके डिपेंडेंट हैं। ये अपने अगर बच्चों को बुलाना चाहेंगे वाइफ को, तो फिर आप उनको बुलाएंगे एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, ना कि ये डायरेक्ट उसी वक्त पॉसिबल है जब इनके पास PR होगा यूके का, या ये इनके पास ब्रिटिश यूरोपियन नेशनलिटी होगी, तो तब ये यूरोपियन नेशनलिटी के बाद उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, तो ये तब क्वालिफाइड करते हैं कि डायरेक्ट उनको अप्लाई किया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको एडवाइस है कि आप किसी वकील को मिल लें तफसील के साथ, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। नाज़रीन, आपका और मेरा साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया उनका शुक्रिया। जैसे मैं बिगिन में कहा था कि इस वीक मैं एक्सपेक्ट कर था शायद कॉल कोई आएगी, लेकिन वेरी सरप्राइज कि किसी कॉल ना आ सकी। ऑन द बेस ऑफ जो इनोवेटिव वीज़ा, उसकी जो नई पॉलिसीज़ हैं वो 30 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। आज फर्स्ट वर्किंग डे था जिन लोगों ने एप्लीकेशन करनी है। अब जो लोग बिज़नेस वीज़े पे यूके में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक नई स्कीम है इनोवेटर वीज़ा।
उसकी 3 रिक्वायरमेंट हैं कि उनके पास 50,000 पाउंड का इन्वेस्टमेंट फ़ंड हो, मेंटेनेंस 945 पाउंड हो, और थर्ड जो है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो कि B2 हो। 3 डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो वो यहाँ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से उनके जो डिपेंडेंट हैं वो भी आ सकते हैं। उनका एजुकेशन मेडिकल जैसे होता है फ्री होगा, ये सेटलमेंट रूट है। लेकिन जो एप्लीकेशन करेंगे उनको बिज़नेस प्लान साथ लगाना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ जो बॉडीज़ हैं वहाँ से अप्रूव होना चाहिए। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसको सर्च किया जा सकता है। ये गुड अपॉर्चुनिटी है टू कम इन द UK फॉर इन्वेस्टमेंट वीज़ा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।